हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों कि डिफरेंस क्या होता है बुक कीपिंग के बीच में, अकाउंटिंग के बीच में, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि टाइप या फिर सब फील्ड क्या होती है अकाउंटिंग की, यानी कि ब्रांचेस क्या क्या हैं अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले आती है बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो इसका मेन पर्पस होता है इस ब्रांच का अकाउंट करना होता है, अकाउंटिंग करना होता है। अकाउंटिंग में इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या किया जाता है कि रिकॉर्ड किया जाता है उन बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि असरटेन किया जा सके प्रॉफिट और लॉस कितना बनता है अकाउंटिंग पीरियड का। किसके थ्रू पता चलता है बच्चों प्रॉफिट यहाँ हो रहा है फर्म को, कंपनी को, या फिर लॉस हो रहा है कंपनी को। तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पता चलता है कि जब एक बिजनेसमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तभी उसको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है कंपनी को या फिर लॉस सफ़र किया है। कहते प्रेजेंट करने के लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट। देखो बच्चों, अपन जानते हैं पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था, शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने आपको बताया है और लॉन्ग वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे हमें पता चल जाता है कि नेट प्रॉफिट क्या है बिजनेस का या फिर लॉस कितना है। अब फाइनेंशियल पोजीशन का जो पता चलता है बच्चों वो हमें पता चलता है बैलेंस शीट की हेल्प से। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट जानने के लिए, लॉस जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़। और जो भी इंफॉर्मेशंस मिलती है हमें वो सभी की सभी इंफॉर्मेशंस कम्युनिकेट की जाती है, प्रोवाइड की जाती है जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं जिनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वेस्ट होता है हमारी कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर। तो उन सब कंपनीज़ को, उन सब पार्टीज़ को, उन सभी की सभी पार्टीज़ को कम्युनिकेट किया जाता है कि रिजल्ट्स क्या है हमारे बिजनेस के एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंस से रिलेटेड होती है, यानी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए की जाती है। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों नाम से डिक्लेयर हो रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट के बारे में जानना। क्योंकि जब एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्शन करता है प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत सारे खर्चे आते हैं। सबसे पहले तो उसको रॉ मटेरियल मतलब परचेज़ करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। तो खर्चे तो उसके स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू असरटेन द टोटल कॉस्ट। कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक पर्पज़ क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का, कि टोटल कॉस्ट पता चल जाती है और पर यूनिट कॉस्ट पता चल जाती है गुड्स की जो प्रोड्यूस की गई है एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय बिजनेस। कहते जो भी गुड्स या फिर जो भी सर्विसेज दी जा रही है तो टोटल कॉस्ट क्या आ रही है उन गुड्स की और उन सर्विसेज की, और उसी टोटल कॉस्ट के बेस पे फिर पर यूनिट कॉस्ट का पता चल जाता है। इट ऑल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट इन एडवांस। कहते हैं कि इससे हम एडवांस में भी एस्टिमेशन कर सकते हैं कॉस्ट कितनी है, एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। कि देखो बच्चों, कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक बिजनेसमैन अच्छा कंट्रोल कर पाएगा अपनी कॉस्ट के ऊपर, तभी तो उसके प्रॉफिट्स, उसकी रेवेन्यू ज़्यादा हो पाएगी। अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर उसके प्रॉफिट्स इतने नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों, आगे आने वाली क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो अपन एक चीज़ पढ़ते हैं कि कॉस्ट में प्लस किया जाता है प्रॉफिट, तभी तो हमारी क्या आ जाती है, सेलिंग कॉस्ट आ जाती है। देखो बच्चों, जब हम कॉस्ट के अंदर प्लस करके चलते हैं प्रॉफिट को, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके क्या आता है, हमारा सेल प्राइस आता है। तो देखो जितना कॉस्ट क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जितना खर्चा आता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। उस कॉस्ट में देखो जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको कॉस्ट पे नहीं बेचा जाता, उसको सेलिंग प्राइस के बेचा जाता है। कि जितना बनाया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट आता है प्रोडक्ट को बनाने का, उसमें कुछ एक परसेंटेज प्रॉफिट के जोड़ता है एक बिजनेसमैन। परसेंटेज प्रॉफिट के जोड़ने के बाद ही सेलिंग प्राइस के आते हैं। अब देखो बच्चों, अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर प्रॉफिट क्या करने पड़ेंगे कि बिजनेसमैन को कम करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो कि कॉस्ट आ रही है 100 और बिजनेसमैन ने ना इसका 10% प्रॉफिट जोड़ दिया। 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यानी कि कॉस्ट 100 पड़ रही है एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे, तो उसका
100 का 10% अगर प्रॉफिट रखता है एक बिजनेसमैन, तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपीज़ उसने प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके 110। क्योंकि अपन जानते हैं कि जितने में अपन प्रोडक्ट को बनाते हैं उतने में ही अपन बेचते नहीं हैं, कुछ ना कुछ अपन उसमें अपना मार्जिन ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसी के बाद ऐड करने के बाद प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही प्रोडक्ट का जो सेल किया जाता है। तो सबसे पहले कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट जोड़ के सेल प्राइस आते हैं। अब देखो कॉस्ट कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है बिजनेसमैन के लिए। अगर कॉस्ट कंट्रोल किया जाएगा तभी तो बिज़नेस के प्रॉफिट क्या होंगे, अच्छे होंगे। अगर मान लो कि कॉस्ट है जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा बिजनेस में, मतलब बिजनेसमैन है जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कॉस्ट या मैनेजमेंट के हाथ में होते जो कॉस्ट कंट्रोल करना। तो देखो अगर कॉस्ट नहीं कंट्रोल कर पाएगा, यहाँ पे मान लो कि अगर कॉस्ट ज़्यादा आ गई है, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, देखो सेलिंग प्राइस तो वही मतलब जो बायर होते हैं सेलिंग प्राइस तो वो चाहेंगे कि हमें उतना ही मिले जितना पहले मिलता था। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उससे प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का मार्जिन क्या करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करके एक बिजनेसमैन अच्छे प्रॉफिट को ले सकते हैं। अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई है तो फिर उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, उसको कितना प्रॉफिट नहीं हो सकेगा बच्चों। तो इसलिए कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से, क्योंकि इसमें ओवरऑल सभी कॉस्ट आ जाती है। नेक्स्ट आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो इसका मेन पर्पस होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो प्रेजेंट करना होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इन सच्चे वे, इस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ताकि वो असिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, हेल्प करे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, प्लानिंग की जाती है और कंट्रोल किए जाते हैं जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं। मैनेजमेंट में यही होता है ना कि आप प्लान करके चलते हैं कि इस साल हमने इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाना है, सेल करना है, एडवर्टीजमेंट करनी है, हर एक चीज़ को प्लान करके चलते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो जो हमारा प्लानिंग के बेस पे जो हमारे पास डाटा आता है और जो एक्चुअल डाटा आता है तो उनको कंपेयर करके क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि जितनी प्लानिंग होती है उससे बाहर आप खर्चे नहीं कर सकते, उससे बाहर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो प्लानिंग एक तरह का एक रोड मैप होता है जिसमें हम पहले से तैयार कर लेते हैं कि इस साल हमें किस किस तरीके से क्या क्या काम करने हैं। अब उस प्लानिंग के बेस पे हम चेक करते हैं कि रियल में हमारे क्या रिजल्ट्स हैं, रियल में जब हम काम कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो उस प्लानिंग वाले जो टारगेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को रियल वाले स्टैंडर्ड के साथ जो रियल में किया जाता है काम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। फिर अगर कुछ कमी पेशी रहती है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज़ वेरियस टेक्निक्स एंड कंसेप्ट टू मेक अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। कहते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक या ऐसे कंसेप्ट यूज़ करता है जिससे अकाउंटिंग डाटा जो होता है वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाए मैनेजमेंट के डिसीज़न लेने के लिए। दीज टेक्निक्स इंक्लूड रेशियो एनालिसिस, इसमें क्या क्या शामिल किए जाते हैं, रेशियो एनालाइज आ जाते हैं, बजटरी कंट्रोल आ जाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है। ये सारी स्टेटमेंट, ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करके एक जो बिजनेसमैन होता है मैनेजमेंट की जाती है, उसके द्वारा बिल्कुल सही तरीके से मैनेजमेंट की जाती है ताकि कुछ भी वेस्टेज ना जाए, कुछ भी जो रियल में वर्क किया जा रहा है वो स्टैंडर्ड के यानी प्लानिंग के आउट ऑफ ना जाए, जितना भी काम किया जाए वो प्लानिंग के हिसाब से ही किया जाए। अब उसके बाद आती है बच्चों टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या आता है कि जो ब्रांच होती है अकाउंटिंग की वो यूज़ की जाती है टैक्स पर्पज़ के लिए। जब टैक्स पर्पज़ के लिए ब्रांच को यूज़ किया था उसमें क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे इनकम टैक्स हो गया है, जीएसटी हो गया है, कंप्यूट किए जाते हैं किसके बेस पे, टैक्स अकाउंटिंग के बेस पे ही कंप्यूट किए जाते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इनकम टैक्स और जो जीएसटी होती है उसको कंप्यूट करने के लिए टैक्स अकाउंटिंग ज़रूरी होती है। लास्ट में आती है हमारे पास ब्रांच सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, द सोसाइटी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटी विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। देखो जो बिजनेस बनाया जाता है, शुरू किया जाता है बच्चों, वो सोसाइटी के अंदर ही स्टार्ट करता है एक बिजनेसमैन। तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी से ही उठाता है, वो सोसाइटी ही उस बिजनेसमैन को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है।
हैंस द बिजनेस ऑल्सो हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। तो बिजनेस की भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के रिगार्डिंग। देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट्स ऑन एक्टिविटी विच रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एन एंटरप्राइज टू द सोसाइटी। कहते हैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है आज के टाइम में। ये देखना एक्टिविटी क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है एक एंटरप्राइज़ द्वारा, कितना कंट्रीब्यूट किया जा रहा है सोसाइटी को लेकर के, कि एक एंटरप्राइज़ कितना कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ए बिजनेस टू द सोसाइटी। तो जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की जाती है तो इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, मेज़र किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है कि बिजनेस द्वारा सोसाइटी के अंदर। क्योंकि जब बिजनेस को सोसाइटी के अंदर स्टार्ट किया जाता है तो सोसाइटी के रिगार्डिंग बिजनेस की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैसे पूरा कर रहे हैं, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की हेल्प से ये कर पाएगा कि बिजनेसमैन है। The contribution of a business to the society consists of providing employment to underprivileged। देखो अब कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकता है बिजनेस सोसाइटी के रिगार्डिंग, कि जिस सोसाइटी में उसने अपने बिजनेस को ऑपरेट किया है, स्टार्ट किया है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम। जितने पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं उनमें फाइनेंशियल और मैन पावर सपोर्ट करनी पड़ेगी। इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, अब ऐसा ना हो कि बिजनेसमैन है जो अपने बेनिफिट के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहा है जिसमें उसको हाई प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स की वजह से जो सोसाइटी है उसको नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाने चाहिए बिजनेस को। प्रोडक्ट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में शामिल किया जाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। क्योंकि जब बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है सोसाइटी के अंदर तो सोसाइटी के रिगार्डिंग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेसमैन की, कि वहाँ के लोगों को रोज़गार भी देना पड़ता है, वहाँ के इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी नहीं करना होता, और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं सोसाइटी के रिगार्डिंग उसको कंडक्ट भी करवाना पड़ता है। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है बिजनेसमैन द्वारा तो उस प्रोडक्ट को मतलब पूरी सेफ्टी वाला प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, और जो प्रोडक्ट वो सेल किया जा रहा था उसमें कस्टमर सेटिस्फाई भी होना चाहिए। इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड फॉर मेजरिंग द कॉस्ट फॉर दोज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द बेनिफिट टू द सोसाइटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या किया जाता है बच्चों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये देखा जाता है कि एक बिजनेसमैन ने कितना कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी के लिए, और उस कंट्रीब्यूशन करने के दौरान बिजनेस को बेनिफिट क्या हुआ है। क्योंकि जब भी बिजनेसमैन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि पहले जो 12% रेट रखी गई थी कि 12% कम से कम जितना सेल करता है एक बिजनेसमैन, जितने भी टोटल सेल किया तो उसका 12% कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के रिगार्डिंग किया जाएगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में ये चेक किया जाता है, मेज़र किया जाता है कि कॉस्ट क्या है उन कंट्रीब्यूशन की जो बिजनेसमैन ने की है, और उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है सोसाइटी को। क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है तो उसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए ना सोसाइटी को। तो यही मतलब कैलकुलेट करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। तो ये हमारी ब्रांचेस थी बच्चों 5 तरीके की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हमने फाइनेंशियल पोजीशन को जाना, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जाननी क्योंकि कॉस्ट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे मैनेजमेंट ने प्लानिंग और कंट्रोलिंग की है। टैक्स अकाउंटिंग, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जीएसटी कैलकुलेट करने के टैक्स अकाउंटिंग की जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में देखा जाता है कि बिजनेसमैन ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के रिगार्डिंग और कितना सोसाइटी को बेनिफिट है उस कंट्रीब्यूशन से। तो उसका जो भी हिसाब किताब होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंटिंग के अंदर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग होती है उसका जो मेन एम होता है बच्चों वो क्या होता है, कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू मैनेजमेंट, ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। कि जितने भी देखो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का काम करते हैं जो अकाउंटिंग होते हैं, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। जो भी मैनेजमेंट होती है, ओनर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, इन सबको कम्युनिकेट किया जाता है कि रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो ये सारा हमारा अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि यूज़र्स कौन कौन होते हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, यानी कौन कौन यूज़ करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और उसकी नीड क्यों पड़ती है बच्चों, या फिर पार्टीज़ कौन कौन सी इंटरेस्टेड होती हैं
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो यहाँ पे दो तरीके के यूज़र्स होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल यूज़र, एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में आते हैं बच्चों, नाम से क्लियर है इंटरनल, यानी कि ये वो पर्सन होती हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं बिजनेस के साथ, जैसे ओनर होती है और मैनेजमेंट होती है। ओनर कौन होते हैं? ओनर को इन्वेस्टर भी बोलते हैं, जिनका पैसा लगा होता है बिजनेस के अंदर। कहते हैं कि ओनर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बिजनेस की पोजीशन है क्या, क्योंकि उसका पैसा लगा होता है बिजनेस में, तो उसको बिजनेस की पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है। ओनर एट प्रेजेंट किसको बोला गया है? इन्वेस्टर्स को बोलते हैं। वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को बिजनेस के अंदर, एंड एज सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। देखो, जो ओनर होता है उसको पता करना ज़रूरी होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है हमारे बिजनेस की, फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है बिजनेस की, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड चल रही है। साउंड का मतलब क्या है कि देखो, क्या जो लाइबिलिटी है वो टाइम पे की जा रही है, क्या असेट्स हैं वो इनफ हैं हमारे बिजनेस के अंदर। दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो ऑनर होता है वो जानना चाहता है कि क्या जो प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं या फिर कम होते जा रहे हैं। वट आर द रीज़न फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बढ़े हैं तो किन रीज़न से बढ़े हैं, तो वो रीज़न जानने की कोशिश करेगा एक ऑनर जो होता है। अगर प्रॉफिट्स कम हो गए हैं तो किन रीज़न से कम हुए हैं प्रॉफिट, तो वो रीज़न भी जानने की कोशिश करेगा। वट इज़ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट एंड फ्लोटिंग असेट्स ऑफ द बिजनेस। फिक्स्ड असेट्स की और फ्लोटिंग असेट्स की वैल्यू क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेगा ऑनर। ऑल सच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? एक ऑनर को अकाउंटिंग की हेल्प से मिलेगी। ये तो इंटरनल यूज़र में फर्स्ट आता है ऑनर बच्चों, जो ऑनर है जिसका पैसा लगा है। नेक्स्ट होते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट पूरी एंटरप्राइज़ को मैनेज करके चलती है, क्योंकि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। अगर एक बिज़नेस की मैनेजमेंट अच्छी होती है तो बिज़नेस प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है तो बिज़नेस फिर लॉस सफ़र करने पड़ती हैं। तो मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। कहते जो मैनेजमेंट को क्यों नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, क्योंकि उसको एफिशिएंट और स्मूथ तरीके से चलानी पड़ती है अगर अपनी बिजनेस। देयर नीड्स आर मेट बाय द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय पब्लिश्ड रिपोर्ट और द बिजनेस एंटरप्राइज। कहते हैं कि जो उसकी ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की वो कैसे पूरी की जाती है। कहते हैं पब्लिश की जाती है रिपोर्ट कैसे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब ये पब्लिश की जाती है रिपोर्ट, तो इन्हीं रिपोर्ट्स के बेस पे मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग कर पाती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेट बाय अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट। कहते हैं ज़्यादातर जो नीड होती है ना वो अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट से भी पूरी की जा सकती है मैनेजमेंट की। which are prepared most of the frequently to meet the specific requirement of management। ये जो नॉन पब्लिश्ड होती है यानी कि जो अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट होती हैं, ये ना फ्रीक्वेंटली बेस पे मतलब मेंटेन की जाती हैं, फ्रीक्वेंटली बेस पे प्रिपेयर की जाती हैं, ताकि ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो होती है बिजनेस की उसको पूरा किया जा सके। मैनेजमेंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं वो फ्रिक्वेंटली बनानी पड़ती हैं। सच अनपब्लिश्ड और इंटरनल रिपोर्ट प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कहते हैं जो ये अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट आती हैं, जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई है, स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किस स्पीड से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, रीज़न फॉर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सेल एंड प्रॉफिट, रीज़न क्या रहे हैं इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होने के जो भी सेल और प्रॉफिट्स हैं, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर सेल क्या हो सकती है, प्रॉफिट क्या हो सकती है, ये सारे हमें पता चल जाते हैं। मैनेजमेंट हैज़ डायरेक्ट एक्सेस टू दीज अनपब्लिश्ड या फिर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विच कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू एक्सटर्नल यूज़र। देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ इसमें कि जो बिजनेस होता है वो दो तरीके से रिपोर्ट मेंटेन करके चलता है। एक होते हैं पब्लिश, जो उसने पब्लिकली पब्लिश करके वो दिखा देता है एक्सटर्नल पार्टीज़ को कि ये हमारा इस साल का अकाउंटिंग ईयर का हमारा ये व्यू है, ये हमारी
मतलब प्रेजेंटेशन है, ये पोजीशन है हमारे बिजनेस के साथ, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट जो बनाई जाती है वो अनपब्लिश्ड करता है। वो अनपब्लिश्ड क्यों करता है? क्योंकि वो रिपोर्ट वो खुद के लिए बनाता है, खुद की डिसीज़न मेकिंग के लिए करनी पड़ती है, खुद इंटरनल मैनेजमेंट के लिए करनी पड़ती है। तो वो रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं करता बिजनेसमैन है जो, वो सिर्फ पब्लिश उन्हीं रिपोर्ट्स को करते हैं जो एक्सटर्नल पार्टीज़ को दिखानी होती हैं उसको अपने बिजनेस के बारे में। लेकिन इंटरनल जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको पब्लिश नहीं करता, क्योंकि वो खुद के लिए बनाता है। वो बिजनेसमैन है, खुद की मैनेजमेंट करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि उसको खुद की पोजीशन जानने के लिए, खुद की मैनेजमेंट करने के लिए इंटरनल रिपोर्ट रखना ज़रूरी होता है। तो फिर बिजनेसमैन अपनी से इंटरनल रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करता, वो सिर्फ एक्सटर्नल रिपोर्ट को, ये जो एक्सटर्नल पार्टीज़ को शो करने के लिए जिन रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, सिर्फ वही पब्लिश की हुई रिपोर्ट एक्सटर्नल पार्टीज़ को कम्युनिकेट करती हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है इस साल। अब देखो इंटरनल यूज़र में हमने दो तरीके के पढ़े हैं, ऑनर और मैनेजमेंट आती है बच्चों। दूसरे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्सटर्नल यूज़र कौन से होते हैं। इंटरनल तो बिजनेस के अंदर ही थे, जैसे ऑनर बिजनेस का ही बिल्कुल रिलेट करता है, क्लोजली रिलेट करता है, मैनेजमेंट भी क्लोजली रिलेट करती है। लेकिन एक्सटर्नल में वो आ जाते हैं जो बाहर से होते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज। कहते हैं इसमें इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आ जा सकती है, जिसका कोई कुछ ना कुछ प्रेजेंट या फिर फ्यूचर इंटरेस्ट रहता है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर, बट आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूज़र। देखो ये मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट, मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेशन नहीं करते, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है ये एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। They have no access to the internal or unpublished report of the enterprise and hence make use of external or published reports such as a profit and loss account, balance sheet and cash flow account statement। देखो बच्चों, जो इसको एक्सटर्नल यूज़र को जो रिपोर्ट दी जाती है ना, वो पब्लिश रिपोर्ट दी जाती है। अनपब्लिश रिपोर्ट जो होती है, इंटरनल जो रिपोर्ट होती है, वो मैनेजमेंट खुद अपने पास रखता है, उसको एक्सटर्नल पार्टीज़ को नहीं देता वो, क्योंकि खुद के अफेयर्स को करने के लिए, खुद की इंटरनल मैनेजमेंट को करने के लिए जो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट होती है वो खुद अपने पास रखता है, जिसको इंटरनल रिपोर्ट करते हैं। एक्सटर्नल यूज़र को सिर्फ वही रिपोर्ट दी जाती है जो पब्लिश रिपोर्ट होती हैं, जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं वही इनको प्रोवाइड की जाती हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स इनको नहीं दी जाती। दे हैव नो असेस टू देयर इंटरनल। देखो इनको पता नहीं चलता कि इंटरनल या फिर अनपब्लिश रिपोर्ट है क्या, क्योंकि वो मैनेजमेंट खुद अपने लिए बनाती है, उसको पब्लिश नहीं किया जाता बिजनेस द्वारा। एंड हैज़ मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल और पब्लिश रिपोर्ट। तो फिर एक्सटर्नल यूज़र को कौन सी रिपोर्ट मिलती है? सिर्फ जो पब्लिश रिपोर्ट होती हैं, जो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट हो गई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गई है। द एक्सटर्नल यूज़र आर, एक्सटर्नल यूज़र में कौन से आते हैं? पोटेंशियल या फिर न्यू इन्वेस्टर्स है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर वो पैसा लगाएं या ना लगाएं, वो सोच रहे हैं, अभी पोटेंशियल है, हो सकते हैं पैसा लगा दें अगर उनको प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी लगेगी हमारे बिजनेस की। क्रेडिटर्स हो गए हैं, लेंडर्स हो गए हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर आ गए हैं, ये सारे किस में आते हैं? हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। इसमें क्या है कि सम ऑफ द एक्सटर्नल यूज़र्स एंड देयर नीड फॉर इंफॉर्मेशन आर गिवन बिलो। कहते हैं इनमें कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, उनको क्यों नीड है इंफॉर्मेशन जानने की, तो यहाँ पे बताया गया कि एक्सटर्नल यूज़र कौन है और उनको ज़रूरत क्यों है इंफॉर्मेशन जानने की हमारे बिजनेस के बारे में। सबसे पहले कहता है पोटेंशियल इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल दोज हु वांट इन्वेस्ट। ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो सोचते हैं कि वो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगा दें। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन होगी हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की, फाइनेंशियल पोजीशन की, तब तो वो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगा देंगे। अगर उन्हें साउंड पोजीशन लगेगी, अगर अनसाउंड पोजीशन लगेगी तो हमारे बिजनेस के अंदर वो पैसा नहीं लगाएंगे। तो कहते हैं इनको क्यों ज़रूरत होती है जानने के लिए? कहते हैं जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन जानने की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उनको जज करना होता है हाउ सेफ़ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज इन्वेस्टमेंट विल बी। कहते हैं कि अगर वो पैसा लगाते हैं तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी सेफ़ है, और वो पैसा लगाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिवॉर्ड कितना मिलेगा, उससे रिटर्न कितना मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी पोटेंशियल इन्वेस्टर द्वारा। तो इसलिए वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में कौन आ जाते हैं? जैसे सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने क्रेडिट पे कंपनी को यानी बिजनेस को सप्लाई किया होता है अपना
गुड्स जो भी सर्विसेज होती हैं, अगर वो क्रेडिट पे सप्लाई करते हैं हमारे बिजनेस को, तो वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स में आते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को क्यों जानना जरूरी होता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। दे वांट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, ताकि उनको पता चल जाए कि बिजनेस है जो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कितना अच्छे तरीके से पे कर सकता है, कि क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है कि हमारी वो लायबिलिटी को टाइम पे कर देगा। दे वांट टू नो वेदर द अमाउंट ओइंग टू देम विल बी रीपेड व्हेन ड्यू, कहते हैं वो जानना चाहते हैं कि जब उनकी अमाउंट ड्यू हो जाएगी, जब उनकी डेट आएगी पेमेंट की, क्या वो उस डेट पे पेमेंट कर पाएगी बिजनेस। एंड वेदर दे साउंड एक्सटेंड की शुड एक्सटेंड, और किस हद तक है जो पेमेंट कर पाएंगे। मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट टू द एंटरप्राइज, तो उसी बेस पे ना फिर आगे क्रेडिटर से जो फैसला लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम उनको बिजनेस को उधार देना चाहिए, उधार पे माल बेचना चाहिए, किस लिमिट तक बेचना चाहिए। तो वो सारे डिसीजन हैं जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स ले लेंगे। तो इसी डिसीजन को लेने के लिए फिर उनको फाइनेंशियल यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको भी डिसीजन लेना होता है बिजनेस को क्रेडिट में, वो भी सेल करती हैं प्रोडक्ट अपना। नेक्स्ट आता है बच्चों लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जानना क्यों ज़रूरी होता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। दे वांट टू जज वेदर देयर प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट देयर ऑफ विल बी रीपेड, कहते हैं वो जानना चाहते हैं कि जो उनका प्रिंसिपल होता है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, क्या बिजनेस उसको टाइम पे जब उसकी ड्यू डेट आएगी क्या पे कर पाएगा बिजनेस। एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड, और किस हद तक पे कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा, क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेगी लॉन्ग टर्म लोन टू द एंटरप्राइज के ऊपर। तो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी जानना चाहते हैं कि जो पैसा दिया गया है बिजनेस को, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए दिया है पैसा, तो क्या उसका जो प्रिंसिपल है, जो क्या उसका इंटरेस्ट है, टाइम पे कर पाएगा बिजनेस या नहीं कर पाएगा। तो ये चेक करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर काम करते होते हैं, बिजनेस के अंदर काम करते होते हैं। एम्प्लॉयज़ नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस टू असेस द एबिलिटी और द बिजनेस टू पे हाई वेज एंड द बोनसेज। अब देखो एम्प्लॉयज़ को क्यों ज़रूरत होती है बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए, क्योंकि अगर बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा बच्चों, तो एम्प्लॉयज़ डिमांड करेंगे कि इस बार फिर हमें हाई सैलरी दे दो, अच्छे बोनसेस दे दो। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ बिजनेस की पोजीशन को जानना चाहते हैं ताकि वो डिमांड कर सकें हाई वेज की और हाई बोनस की। दे में ऑल्सो यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी यूज़ करते हैं, जैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू असर्टेन वेदर वेरियस अमाउंट ड्यू टू देम सच एज अ प्रोविडेंट फंड इज़ अ बीइंग डिपॉजिट रेगुलरली। तो कहता है वो उनको पता चल जाते हैं कि जो उनका प्रोविडेंट फंड होता है क्या वो टाइम पे रेगुलरली डिपॉजिट किया जा रहा है कंपनी द्वारा, बिजनेस द्वारा, या नहीं किया जा रहा। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बिजनेस की पोजीशन को जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी, देखो टैक्स अथॉरिटी को जानना क्यों ज़रूरी होता है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्योंकि टैक्स को अथॉरिटी को टैक्स लगाना होता है इनकम के ऊपर और जीएसटी लगानी होती है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो टैक्स अथॉरिटी क्यों जानती है इन्फॉर्मेशन, कहते हैं कि जो टैक्स अथॉरिटी नीड इन्फॉर्मेशन, उसको ज़रूरत इसलिए होती है इन्फॉर्मेशन की ताकि वो असेस कर सके इनकम टैक्स कितना बनता है, जीएसटी कितना बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज़। अब गवर्नमेंट और एजेंसीज़ को क्यों ज़रूरत होती है जानने की बिजनेस की पोजीशन क्या होती है, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे पॉलिसीज़ मेंटेन कर पाएँ टैक्सेशन के रिगार्डिंग, कैसे एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का, कैसे सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवानी है, ये सारे डिसीजन मेकिंग्स कर पाए गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती है कि पोजीशन है क्या बिजनेस की, ताकि गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ बना सके। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप सच एज अ एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग ग्रुप। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप क्यों जानना चाहेंगे बिजनेस की पोजीशन के बारे में, दे नीड इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड द स्टेप टेकन बाय द एंटरप्राइज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ये जानना चाहते हैं, इसलिए जानना चाहते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है एनवायरमेंट के ऊपर, और जो बिज़नेस है वो कौन कौन से स्टेप्स उठा रहे हैं, कैसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं बिजनेस की तरफ से प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट को। नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक। पब्लिक को क्यों जानना ज़रूरी होता है बिजनेस की पोजीशन के बारे में, कहते हैं एंटरप्राइज अफेक्ट द पब्लिक इन अ वैरायटी ऑफ वेज। कहता है बहुत तरीके से जो बिजनेस होते हैं वो अफेक्ट करता है पब्लिक को, जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है बिजनेस द्वारा सोसाइटी को,
प्रोवाइड ऑफ अमेनिटीज़ इन द लोकेलिटी एंड बीइंग द कस्टमर्स टू लोकल सप्लायर्स। कहते हैं जो अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कि बिजनेस द्वारा जो भी वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं उनको। हैंस पब्लिक एट लार्ज इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग द फ्यूचर प्लान्स ऑफ द एंटरप्राइज। जो पब्लिक होती है उनको इंटरेस्ट होता है ये जानने के लिए कि फ्यूचर में क्या प्लान्स रहेंगे बिजनेस के, सोसाइटी को लेकर के। कंपटीटर्स को जानना क्यों ज़रूरी होता है, हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या होती है। दे वांट इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर मेकिंग कंपैरिजन। देखो जो कंपटीटर्स होते हैं वो हमारे बिजनेस की पोजीशन को इसलिए जानना चाहते हैं ताकि उनको इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है एंटरप्राइज़ की, ताकि वो उसके कंपेरेटिवली फिर अपने आप में क्या करें, compete करें, उसको लीड कर पाए। तो देखो ये सारी पार्टीज़ थी जिनको ज़रूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने की बच्चों। आई होप कि जो मैंने आपको आज की क्लास दी है समझाई है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी और भी डिटेल में वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।